हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल सर्किट के बारे में, सरल परिपथ के बारे में। तो जैसा कि इसमें है, सबसे पहले हम वैद्युत सेल के बारे में जानेंगे कि वैद्युत सेल क्या होता है। वैद्युत सेल है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत सेल क्या है, तो बेटा वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है ना, ऐसी युक्ति है जो कि क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को किसमें बेटा, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है ना। इसको हम क्या कहेंगे कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब वैद्युत सेल से के विषय में जब हम जाने हैं तो इसके बारे में कुछ और जानेंगे, कुछ और राशियों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल इसकी दो डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। वैद्युत वाहक बल क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला, वैद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। वैद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और ई बराबर होता क्या है, ई बराबर होता है बेटा, ई बराबर होता है W/Q, है ना। अगर हम Q नॉट को एकांक मान लें, है ना, एकांक कूलम या Q कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर E बराबर हो जाएगा W के। मतलब वैद्युत वाहक बल जो है वो कार्य, W जो है बेटा वो कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। तो वैद्युत वाहक बल कार्य के बराबर होगा कब, जब Q एकांक हो। तो हम कह सकते हैं किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। वैद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर है ना, ये आपका हो गया, ठीक है ना, कोई समस्या। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत सेल क्या है तो क्या कहेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। हालांकि ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। फिर वैद्युत वाहक बल के बारे में बात करेंगे, तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है W/Q नॉट, है ना। अगर Q को हम 1 मान लें तो E बराबर W क्या है, कार्य है, और E है वैद्युत वाहक बल। तो हम कह सकते हैं किसी परिपथ, मतलब एक सर्किट है जिसमें एकांक आवेश जो प्रवाहित किया जाएगा, तो बैटरी या सेल द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही आपका कहलाता है वैद्युत वाहक बल। कोई समस्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसी क्रम में आगे टर्मिनल वोल्टता की। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टता की। चलिए, तो अब हम बेटा बात करेंगे, ये तो वैद्युत वाहक बल हो गया। अब हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टता की। किसकी बात करेंगे, टर्मिनल वोल्टता।
क्या होती है टर्मिनल वोल्टता, इसके बारे में बात करना हम कह सकते हैं। देखो, किसी परिपथ में मतलब पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में एकांक आवेश को, यहां पर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि किन्हीं किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य दो बिंदुओं के मध्य एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया है ना, प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। कोई समस्या? एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत? ठीक है, वोल्टता कहलाता है। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है ना बेटा कि अगर आपसे कहा जाए ये टर्मिनल वोल्टता, लेकिन अगर इसकी सिंपल सी बात परिभाषा हम बताएं तो आप एक काम करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से समझाते हैं। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? यहाँ पर देख लेते हैं आगे, है ना। चलिए, तो ये पूरा समझ में आ गया। अब इसकी डिफिनेशन हम अपने शब्दों में थोड़ा सा बेसिकली ऐसे ये समझा देते हैं, समझ लीजिए, बहुत आसान है ना। चल, क्या होती है, चल मान लेते हैं आपके पास एक सेल है। तो चलो मानते हैं कि आपके पास एक सेल है और इस सेल से इस परिपथ में कुछ धारा प्रवाहित हो रही है, प्लस और ये माइनस, है ना। क्लियर है ना। तो अब यहां पर अगर की ना लगाएं बेटा, क्लियर है ना, की ना लगाएं तो सर्किट बंद होगा। तो क्या सेल के अंदर क्या वोल्टता नहीं है? सेल की अपनी वोल्टता है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल प्रयोग में ना हो, मतलब यहां पर की नहीं लगा रहे, तो जब सेल प्रयोग में ना हो, मतलब उससे कोई भी धारा ली ना जा रही हो, तो सेल की जो वोल्टता है, सेल की वोल्टता क्या कहलाती है? विद्युत वाहक बल कहलाती है बेटा। विद्युत वाहक बल कहलाती है। क्लियर है ना। अब देखो, एक्चुअल में जब सेल से धारा ली जा रही हो, मान लो इसी सर्किट में हम की लगा देंगे और की जैसे ही लगाएंगे तो सेल प्रयोग में आ जाएगा। तो जब सेल प्रयोग किस में हो बेटा? प्रयोग में। प्रयोग मतलब धारा ली जा रही हो, है ना। तो जब सेल प्रयोग में होगा तो उस समय जो बैटरी के टर्मिनल के मध्य वोल्टता होगी वो कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल प्रयोग में हो तो सेल के
टर्मिनलों के मध्य की उल्टता को क्या कहते हैं? सेल का कहते हैं बेटा टर्मिनल उल्टता। है ना बेटा, टर्मिनल उल्टता कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन मैंने बता दी, जो थोड़ा सा बहुत कह सकते हैं इजी तरीके से आपको इसको जान सकते हैं। क्या है कि सेल अगर प्रयोग में नहीं है तो उस समय जो सेल की उल्टता है वो विद्युत वाहक बल कहलाएगी, और अगर सेल प्रयोग में होगा तो उसके जो टर्मिनल के मध्य जो उल्टता है वो कहलाएगी टर्मिनल उल्टता। क्लियर है ना। अब बात करेंगे कि भाई क्या होता है ना कि यहां पर सेल का कुछ अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल का अपना एक आंतरिक, इसीलिए कहा जाता है ना कि जितनी सेल की सामर्थ्य होती है उतना वो कार्य नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की एक, कह सकते हैं उसका स्वयं का एक प्रतिरोध होता है। तो मान लेते हैं, सपोज मान लो अगर इससे विद्युत वाहक बल, जैसे मान लो सपोज एक सर्किट है और इस सर्किट को एक सेल से जोड़ा गया है, सॉरी प्रतिरोध है, उसे एक किससे जोड़ा गया है? सेल से, प्लस माइनस। अब हमने देखा कि जो इसका वैद्युत वाहक बल है वो है बेटा 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। इस सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो 2 वोल्ट है। लेकिन बाद में हमने देखा क्या कि जब यहां पे की लगाते हैं, यहां पे जब हमने की लगाई तो हमने देखा कि जो इसको विभव मिला वो मिला 1.8, है ना। तो मिलना कितना चाहिए? 2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ वोल्ट दूसरी तरीके से लॉस हो रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है। तो वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा, है ना। तो क्या कहेंगे कि सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है बेटा। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसे सपोज मान लो आपके कार्य करने की क्षमता कुछ ज्यादा है बेटा, सपोज एक सेकंड, चलिए तो देखते हैं। एक्चुअल में बेटा जितना वोल्ट बैटरी इसके अंतर्गत ले जाए उतना नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है और उस आंतरिक प्रतिरोध के अंतर्गत कुछ वोल्टता इस सेल के अंदर रह जाती है और बाकी वोल्टता इस प्रतिरोध को मिलती है। क्लियर है ना। तो यहां पर जो वोल्टता मिली वो मिली है बेटा 1.8। एक्चुअल में इसको देना कितना चाहिए था? 2, लेकिन 2 पूरी नहीं जाएगी क्योंकि कुछ वोल्टता इसकी हम कह सकते हैं 0.2, यहाँ पे 0.2 कम है ना, तो ये 0.2 वोल्टता कहां रह जाएगी? सेल की अंदर रह जाएगी। क्लियर है ना बेटा। अब चलो बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 1.8 क्या है बेटा? ये टर्मिनल वोल्टता है, और 2 क्या है? वो है विद्युत वाहक बल। समझ में आ गया। अब बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा जी? चल, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या कह सकते हैं, सेल के घोल द्वारा या सेल में भरा जो वैद्युत अपघट्य होता है, सेल के बारे में आपको पता होगा क्या? सेल के घोल या वैद्युत अपघट्य द्वारा है ना, धारा का विरोध ही क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। धारा का विरोध ही आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है।
कहलाता है, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। किससे बेटा? स्मॉल आर से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना? चलिए बात करते हैं, मिटा सकते हैं इसको। चल सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है ना बेटा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है ना? कोई समस्या? तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे नंबर 1, वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर मतलब कि अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद नंबर 2 है ना, इलेक्ट्रोडों या इलेक्ट्रोड की लंबाई पर, इलेक्ट्रोड की लंबाई पर, है ना? मतलब ये कि अगर बात करेंगे लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, मतलब ये कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल क्या करें? बढ़ाएं, तो यहां पर प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा बेटा। ये 2-3 बातें याद रखो बस। प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। क्लियर बात है ना? इसके बाद क्या है, इतना कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद क्या है, आपको ये भी पढ़ना है इसमें नंबर 4, एक नोट में पॉइंट याद रखो कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कह सकते हैं नियत नहीं रहता, हमेशा, या कह सकते हैं नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता, है ना? नियत नहीं रहता। मतलब ये कि जैसे जैसे सेल का यूज होता रहेगा आंतरिक प्रतिरोध इसका बढ़ता रहेगा। मतलब ये कि उपयोग के दौरान सेल का आंतरिक प्रतिरोध
क्या करता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है ना, कोई समस्या यहां तो कोई दिक्कत? चल, ये है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे वैद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता में संबंध और कुछ इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह पढ़ना है। तो सिंपल सर्किट स्टार्ट हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड पेपर में हमेशा कुछ ना कुछ इससे नंबर आता है, और हो सकता है कहीं लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ है, और किरचॉफ्स लॉ जो है जटिल परिपथ, एक्चुअली में पढ़ सिंपल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में फिर हमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, क्योंकि सिंपल सर्किट के लिए तो ओम के नियम को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब जटिल सर्किट आएगा तो वहां पर ओम के नियम को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर धारा और वोल्टता ज्ञात करने के लिए हम किरचॉफ्स के सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।